What's up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी खत्म करने के बाद फाइनली हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। तो पढ़ लेते हैं क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी। Cooperative society is a voluntary association of people who come together to promote their common economic interest. It operates on the principle of one man, one vote. बेटा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, किसी भी तरह का कोई एक पर्सन बॉस नहीं होता कि कोई एक पर्सन बॉस है और उसके अंडर सारा काम चल रहा है। वन मैन वन वोट, सारे मेंबर्स का बराबर का हक होता है, बराबर की अथॉरिटी होती है। दूसरा, ये अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए सोसाइटी बनाती है। प्रॉफिट मेकिंग इसका मोटिव नहीं होता। इसका मेन एम क्या होता है? सर्विस मोटिव। जो पुअर पीपल है एंड जो मिडिल क्लास पीपल है उनको सर्विस प्रोवाइड करना इसका मेन मोटिव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा इसके बाद, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि मैम आखिर इसमें पढ़ना क्या है, फीचर्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो देखो वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है वॉलंटरी मेंबरशिप। एनी पर्सन शेयरिंग अ कॉमन इंटरेस्ट कैन ज्वाइन वॉलंटरी रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर और रिलीजन। मेंबर्स आर फ्री टू ज्वाइन और लीव द सोसाइटी एनी टाइम। मैम क्या मतलब वॉलंटरी मेंबरशिप का? बेटा, वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब है कि यहाँ कंपनी की तरह ना तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ना ही रेस्ट्रिक्शंस है। कोई भी पर्सन जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम पसंद आ रहा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन भी कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जब कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो काम करना नहीं चाहता, लैक ऑफ इंटरेस्ट उसका हो रहा है, तो वो छोड़ भी सकता है। ठीक है, तो ज्वाइन करना और छोड़ना दोनों ही चीज़ें रेस्ट्रिक्शन फ्री है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट है लीगल स्टेटस। It is a separate legal entity registered under the Cooperative Societies Act. It can own property, enter into contracts and sue or be sued in its own name. देखो बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ओनर अलग, बिजनेस अलग, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटा, मेंबर्स अलग और सोसाइटी बिजनेस अलग। ठीक है, अब बेटा क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है इसमें, तो क्या है कि देखो, स्यू और भी स्यूट का क्या मतलब होता है? जैसे हम पर्सन होते हैं, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, हमारी वजह से किसी का लॉस होता है, तो वो हम पर केस कर भी सकता है। और अगर हमारा किसी की वजह से गलत होता है, कोई मेंबर हमारी कंपनी में आता है, इसको ज्वाइन करता है और हमारे कहीं ना कहीं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी सोसाइटी में, उस मेंबर की वजह से वो रूल्स और रेगुलेशंस को, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता, तो क्या कर सकते हैं? हम उस पर केस कर भी सकते हैं। तो स्यू और स्यूट का क्या मतलब बेटा? कि इस सोसाइटी पर केस हो भी सकता है और केस ये कर भी सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आ सकती है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। आए समझ? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा डेमोक्रेटिक कंट्रोल। मैम क्या मतलब है डेमोक्रेटिक कंट्रोल का? बेटा देखो, द सोसाइटी इज मैनेज डेमोक्रेटिकली वेयर ईच मेंबर हैज वन मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड। डिसीजन मेकिंग इज डन बाय मेजॉरिटी वोट। यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहली बात तो वन मैन वन वोट होता है। आए समझ? एक पर्सन है तो एक ही वोट है, ना तो किसी की चलेगी, ना किसी के पास अथॉरिटी ज़्यादा, ना किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। आया समझ? दूसरी चीज़ बेटा, डिसीजन मेकिंग होती है मेजॉरिटी ऑफ वोट से। जो भी वोट्स मेजॉरिटी में आएंगे, जो मेजॉरिटी डिसीजन करेगी, वही डिसीजन मेकिंग यहाँ पर फॉलो होती है, कोई भी बॉस नहीं होता। एक और बात मैं बताना भूल गई इंट्रोडक्शन में बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम मेंबर्स 10 चाहिए होते हैं। ऐसे समझ? 10 मिनिमम मेंबर्स के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन होती है। 10 से कम मेंबर्स के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओपन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सर्विस मोटिव। देखो, सर्विस मोटिव से क्या मतलब है? कि प्रॉफिट अर्निंग इनका मेन मोटिव नहीं है। ये क्या है? इनका मोटिव सर्विस मोटिव है बेटा। ये पुअर लोगों को, पुअर क्लास लोगों को और मिडिल क्लास जो लोग हैं, इनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। मैम कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करना? बेटा ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, कम पैसे में, कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी चीज़ें देना, जिससे कि वो अफोर्ड कर सके और जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं वो भी अपनी अच्छी से ज़िंदगी गुजार सकें। आया समझ? देखो क्या लिखा हुआ है, द मेन एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू सर्व द मेंबर्स। Services such as providing goods at fair prices or loans at low interest are prioritized over earnings. Earnings इनका मेन मोटिव नहीं होता। आया समझ? उसके बाद है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैम मेरिट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? क्यों करना चाहिए हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस? ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है इजी टू फॉर्म। बेटा फॉर्म करना बहुत इजी होती है, ना तो कोई ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस होते, ना ही ऐसी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कुछ भी नहीं होती, छोटे लेवल पर होती है, छोटे एरिया में होती है। तो जब 10 मेंबर मिलकर आ जाएंगे, वो सोचेंगे कि हमें सोसाइटी ओपन करनी है, तो वो छोटे एरियाज़ में जैसे गाँव में या फिर टाउन्स में इस सोसाइटी को ओपन करते हैं, तो ईजी टू फॉर्म होती है।
आई समझ। देखो लिखा हुआ है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड विद द मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सिंपल एंड डज नॉट रिक्वायर लार्ज कैपिटल। ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। बेटा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, ना तो कोई बॉस है, ना ही किसी के पास अथॉरिटी ज़्यादा है और ना ही किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। जो 10 मेंबर्स हैं वो मिलजुल कर काम करेंगे, सबके पास बराबर की अथॉरिटी, सबके पास बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 मैन 1 वोट, कोई बॉस नहीं है, 1 मैन 1 वोट ही होगा। कोई मतलब नहीं है कि तुमने कितना कैपिटल लगाया, तुम कितने शेयर्स होल्ड करते हो। आए समझ। देखो लिखा हुआ है, इक्वल वोटिंग राइट्स टू एवरी मेंबर इंश्योर्स फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। नो सिंगल पर्सन कैन डोमिनेट द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट मेरिट आ रहा है हमारा स्टेबल एक्सिस्टेंस। मैम क्या मतलब है? देखो जैसे कि पार्टनरशिप में क्या होता था, एक्सिस्टेंस का लैक होता था। यहाँ पे क्या है, स्टेबल है एक्सिस्टेंस। अगर कोई एक मेंबर को इलनेस होती है, डेथ होती है या फिर रिटायर होता है तो यहाँ पर सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, सोसाइटी फिर भी चलती है। आया समझ। The society continues to operate despite the death, insolvency or withdrawal of any member. Its separate legal status ensures stability। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटा तो स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। बेटा क्यों अच्छी है, क्यों करना चाहिए, एडवांटेज क्या है इसका? बहुत अच्छा एडवांटेज एक ये भी है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस फ्यूचर में कोई अनफॉर्चुनेटली लॉस फेस करता है बेटा तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, मेंबर्स के पर्सनल एसेट रिस्क में नहीं होते, उनके पर्सनल एसेट्स पर कोई भी बात नहीं आएगी। जो पैसा बिजनेस में है उससे ही काम किया जाएगा। अगर फुलफिल होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। ठीक है। देखो लिखा है, मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस रिस्क। देयर लायबिलिटी इज कन्फाइंड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड मेकिंग इट लेस रेस्क्यू टू ज्वाइन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैम हमने फीचर्स भी पढ़ लिए, मेरिट्स भी पढ़ लिए, अब ये बताइए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो 1 बाय 1 समझते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी है बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, ये है लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, आई एम सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हुई है। लिमिटेड कैपिटल है बेटा, कम लोग होते हैं, छोटे से एरिया में ओपन होता है और मिडिल क्लास लोग इसको मिलकर बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रिच पीपल इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फंड इसके पास नहीं होते। ठीक है। देखो लिखा हुआ है, सिंस इट ऑपरेट्स ऑन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मेंबर्स द कैपिटल बेस रिमेंस स्मॉल, दिस रेस्ट्रिक्ट लार्ज स्केल ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन। ज़्यादा बढ़ा भी नहीं पाते बिजनेस को और लार्ज स्केल ऑपरेशंस भी पॉसिबल नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। Often managed by elected members who may lack experience or expertise, professional managers may not work efficiently due to fixed salaries। अब क्या होता है बेटा, देखो जो मेंबर्स होते हैं, अब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं है कि नहीं भाई मेंबर प्रोफेशनल ही होना चाहिए, मेंबर पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोसाइटी तो जो मेंबर डिसीजन मेकिंग करेंगे वही चलेगी, जो मेजॉरिटी ऑफ द वोट कहेंगे डिसीजन मेकिंग वही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा मैनेजमेंट में यहाँ पर लैक फेस करना पड़ता है क्योंकि एक्सपर्टाइज काम नहीं कर रहे होते, मेंबर एक्सपर्टाइज नहीं होते, मेंबर काम भी नहीं कर रहे। काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉयज़ जो कि सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो वो एक्सपर्टाइज तो है लेकिन क्योंकि बेटा वो सैलरी पर काम कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उनका मोटिवेशन कम होता है, तो वो काम में एफर्ट्स कम डालते हैं। आए समझ। देखो often managed by elected members who may lack experience or expertise, professional managers may not work efficiently due to fixed salaries। fixed salaries की वजह से प्रोफेशनल जो मैनेजर्स होते हैं वो काम करना पसंद भी नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है लैक ऑफ सीक्रेसी। बेटा सीक्रेसी का लैक होता है ड्यू टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड लीगल ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डाटा आर ऑफन मेड पब्लिक, दिस कैन हार्म कॉम्पिटिटिव एज। बेटा क्योंकि पब्लिक के लिए काम कर रहे होते हैं, मेन मोटिव जो होता है, मेन एम जो होता है वो होता है सर्विस मोटिव। तो क्या होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह होती है, स्ट्रैटेजीज होती है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं मेंबर्स, तो पब्लिक में ओपन की जाती है। तो सीक्रेसी का लैक होता है, सीक्रेट हम सब कुछ नहीं रख सकते। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैम क्या मतलब है? बेटा गांव में होती है, छोटे छोटे एरियाज़ में होती है, फाइनेंशियल फंड्स भी कम होती हैं, तो कभी कभी गवर्नमेंट्स, कभी कभी नहीं ज़्यादातर गवर्नमेंट्स इसमें क्या करती है, इंटरफेयर करती हैं बेटा, क्योंकि अकाउंटेबल होती है छोटे छोटे एरियाज़ में। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल इसको फॉलो नहीं कर रहा कि नहीं भाई सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, छोटे लेवल पर होती है और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। Management elections can attract political influence, leading to corruption or misuse of funds. This affects the efficiency and trust of the members.
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अब मैम क्या मतलब है जॉइंट स्टॉक कंपनी का? तो देखो, सबसे पहले तो आई होप कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बेटा आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके पास भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिजनेस अलग, ओनर अलग, एंड परपेचुअल एक्सिस्टेंस। लैक ऑफ एक्सिस्टेंस नहीं होता। अगर कोई मेंबर, अगर कोई पार्टनर, कोई ओनर अगर मर भी जाता है, डेथ होती है, इलनेस होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, दिवाला निकल जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सिस्टेंस वैसी की वैसी रहेगी, ना तो डिसोल्यूशन होगा, ना ही बिजनेस खत्म होगा। इट इज फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज विद द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। आए समझ। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बड़े फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, बड़े लेवल पर किया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसके अंदर, और परपेचुअल एक्सिस्टेंस होती है। एक्सिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ओनर मतलब डेथ भी हो रही है तो कोई भाई डिसोल्यूशन नहीं होगा, फर्म का बिजनेस खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है इनकॉर्पोरेशन। क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी कम्स इनटू एक्सिस्टेंस ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। एक कंपनी कब आती है एक्सिस्टेंस में? जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कहाँ? अंडर द कंपनीज एक्ट। इट बिकम्स अ लीगल एंटिटी ओनली व्हेन अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इश्यूड। जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू हो जाता है, मिल जाता है बेटा, तभी वो सेपरेट लीगल एंटिटी में गिनी जाती है और तभी वो लीगल कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फीचर, क्या? इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद चलते हैं सेकंड फीचर की तरफ। सेकंड लिखा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बिजनेस अलग, ओनर अलग। भाई बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ठीक है, द कंपनी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स मेंबर्स। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर कॉन्ट्रैक्ट, सी और बी सूड इन इट्स ओन नेम। बेटा प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर भी आ सकती है, खुद पर केस भी हो सकता है, किसी दूसरे पे केस भी कर सकती है। आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल एक्सिस्टेंस। परपेचुअल एक्सिस्टेंस का मतलब कंपनी की लाइफ अफेक्टेड नहीं होती। कोई मेंबर, कोई ओनर अगर डेथ हो भी रही है, रिटायर हो भी रही है, इंसॉल्वेंसी हो रही है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, ना ही हमारा बिजनेस बंद होगा। ठीक है, the company's life is not affected by the death or departure of any shareholder. It continues independently until legally bound up. जब तक legally bound up नहीं किया जाता तब तक कंपनी चलती रहती है। उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मैम क्या मतलब है? बेटा जो शेयर होल्डर्स इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, इसके शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ईजी होती है। शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा आकर शेयर्स को खरीद भी सकता है, और जो शेयर होल्डर है जिसके पास शेयर्स है, अगर उसको इंटरेस्ट का लैक होता है या फिर पैसे की वापस ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में बेच भी सकता है। आया समझ। In public companies, shareholders can be transfer their shares. This adds liquidity to investment and attracts more people. ज़्यादा लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि भाई अभी पैसा है तो लगा तो जब जरूरत पड़ेगी तो शेयर मार्केट में बेच देंगे शेयर्स को, पैसा वापस अपना। उसके बाद आ रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? किसी भी मेंबर के, किसी भी ओनर के, किसी भी शेयर होल्डर की जो पर्सनल एसेट्स हैं वो रिस्क में नहीं होती। पर्सनल एसेट्स पर कोई बात नहीं आती। लिमिटेड लाइबिलिटी है भाई, बिजनेस के पैसे से अगर बिजनेस के लॉस कवर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो भाई हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर दे होल्ड। देयर पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए हमारे फीचर्स खत्म। सेकेंड टॉपिक है हमारा मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैम क्यों करनी चाहिए जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस? इसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है? बेटा सबसे पहला लार्ज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर आकर हम पब्लिक से क्या कर सकते हैं, फंड इकट्ठा कर सकते हैं। और जब पब्लिक बेटा फंड इकट्ठा तो पब्लिक कम तो है नहीं, अपने इंडिया में वैसे ही बहुत पब्लिक है, तो क्या होता है, लार्ज कैपिटल होता है। अगर थोड़ा थोड़ा करके भी पब्लिक क्या है इन्वेस्ट करेगी तो बहुत ज़्यादा कैपिटल यहाँ पर होता है, कैपिटल लार्ज है, सबसे पहला मेरिट। ठीक है, a joint stock company can raise large capital from the public by issuing shares. This make it suitable for large scale operations. शेयर इशू करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये भी मेरिट्स है भाई। इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, इनकी पर्सनल एसेट्स पर, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पर कोई रिस्क नहीं आनी, ये फ्री होते हैं। ठीक है, फील फ्री होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर्स खरीद सकते हैं। इन्वेस्टर्स फील सिक्योर नोइंग देयर पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट स्टेक। दिस एनकरेजेस पार्टिसिपेशन इन कंपनी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैम क्या मतलब? एक्सपर्ट मैनेजर्स आर हायर्ड टू हैंडल ऑपरेशंस ब्रिंगिंग एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन।
दिस इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा क्या होता है, कोई भी नहीं होता कि उठाया और हायर कर लिया, एक्सपर्ट मैनेजर्स को हायर किया जाता है जिससे कि काम अच्छे से होता है, ये एक्सपर्टाइज होते हैं अपने काम में, तो काम एफिशिएंटली होता है, इफेक्टिवली होता है, अच्छे से अच्छा होता है, कम से कम इनपुट में ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट हम निकाल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्टेबल एक्सिस्टेंस। ये भी एक मेरिट है, स्टेबल एक्सिस्टेंस है भाई, किसी का दिवाला निकल जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, इलनेस हो जाए, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी कब तक, जब तक लीगली वाउंड अप नहीं होगी। Since it is a separate legal entity, its operations do not stop due to changes in membership. This gives business more continuity and trust. नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैम क्यों नहीं करना चाहिए, एडवांटेज पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए, मेरिट्स भी हो गए, अब ये बताइए कि क्यों नहीं करना चाहिए, डिसएडवांटेज क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बेटा इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, इजी नहीं होता कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह, बिल्कुल भी इजी नहीं होता। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप ये सब क्या होते हैं, इजी टू फॉर्म होते हैं, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी क्योंकि एक बड़े लेवल पर होती है बेटा, पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होती है, तो इसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी इसमें हमें फॉलो करनी पड़ती है। The process of forming a company is lengthy and involves many legal formalities. It requires approval, documentation and fees, making it costly, और costly भी बहुत होती है। उसके बाद है लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि बेटा फ्यूचर में हमें पब्लिक से फंड रेज करना है, तो हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनको हमें पब्लिक को बताना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी से पैसा लेंगे, कोई हमारे शेयर्स लेगा, तो हम अकाउंटेबल है ना उसके लिए, तो वो कंपनी को देखेगा तो सही कि कंपनी की ग्रोथ है कि नहीं है, ऐसे ही तो कोई कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देगा। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारे शेयर्स, हमारी कितनी नेटवर्थ है, क्या लॉस है, क्या हमने गेन किया है, ये सब कुछ क्या होता है पब्लिक में हमें बताना पड़ता है, तो सीक्रेसी का लैक होता है, हम सबको छुपा कर नहीं रख सकते। ठीक है, कंपनीज हैव टू डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिकली इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस कैन हार्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डिलेड डिसीजन। डिलेड डिसीजन से क्या मतलब मैम, बेटा बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ओनरशिप बहुत लोगों के पास होती है, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कोई छोटा सा डिसीजन भी लेना है दूसरा, उसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, तो क्या होता है डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, क्योंकि कोई एक बंदा उठा के डिसीजन नहीं कर सकता, सबकी मीटिंग करनी है भले ही दूसरी बात हो। ठीक है, सिंस डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन फॉर्मल मीटिंग्स, द प्रोसेस इज स्लो, क्विक अटेंशन इन इमरजेंसीज बिकम डिफिकल्ट। जब कभी इमरजेंसी होती है बेटा तो क्विक अटेंशन क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट कैन लीड टू लैक ऑफ ट्रस्ट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट कैन लीड टू लैक ऑफ ट्रस्ट। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं बेटा, इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है सबका, मतलब जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे ही पॉसिबल होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली यहाँ हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फिक्स इट आउट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थर्ड चैप्टर हमारा हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, मतलब कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।